हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से चैप्टर 12 यानी कि पाठ 12। और इस चैप्टर का नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल। ये चैप्टर क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे घर्षण बल क्या है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे घर्षण बल क्यों लगता है, घर्षण बल लगने का कारण क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा घर्षण डिपेंड करता है, घर्षण निर्भर करता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जो घर्षण है वो हानिकारक है या लाभदायक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घर्षण बल क्या है। तो घर्षण बल क्या है यह जानने से पहले आपके सामने एक दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कुछ अपने डेली लाइफ का। आपके जीवन में कभी न कभी ऐसी घटना घटी होगी कि आपका पैर केले के छिलके पर पड़ा हो और आप स्लिप कर गए होंगे, गिर गए होंगे। क्या हुआ है कभी आपके जीवन में ऐसा? तो आखिर केले के छिलके पर पैर पड़ने से हम स्लिप क्यों कर जाते हैं, मतलब क्यों गिर जाते हैं, क्यों फिसल जाते हैं? उसका वजह है कि उस जगह पर जो घर्षण बल है वह बहुत कम लगता है। इसी तरह से हम लोग और भी दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम लोग किसी गेंद को समतल सतह पर लुढ़काते हैं तो वो ज़्यादा दूर चली जाती है, लेकिन जब उसी गेंद को अगर हम बालू पर लुढ़काएंगे, रेत पर लुढ़काएंगे, तो वो उतनी दूरी तय नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर जो उसको रोकने वाला बल है वह बल ज़्यादा हावी होता है, ज़्यादा कार्य करता है समतल सतह के तुलना में। तो ये सारा चीज़ जो है वह घर्षण बल के कारण ही होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि घर्षण आखिर हम लोग कहते किसे हैं। ठीक है, तो आप देखिए मेरी स्क्रीन पर इसका एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है, परिभाषा लिखी हुई है कि जब कोई बल किसी दूसरी वस्तु की सतह पर अवस्थित वस्तु को गति प्रदान करने के लिए लगाई जाती है तो उस बल की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग उसको थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सरफेस है ना। ये क्या है? एक सरफेस है, सतह है, किसी वस्तु का एक सतह है। और ये एक दूसरी वस्तु है, ये जो आप देख रहे हैं नीले कलर की, ये दूसरी वस्तु है। और ये जो ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है ये कोई पहली वस्तु थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस दूसरी वस्तु को हम इधर की ओर एक बल लगा करके खींचते हैं। बल को किससे दिखाते हैं? F से दिखाते हैं, क्योंकि उसको अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं F से। ठीक है, तो जब हम इस दिशा में हम इसको खींचेंगे, है ना, तो इसके विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब अपोजिट, उस अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स कार्य करता है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बल है ये कौन सा बल है? ये अप्लाइड फोर्स है, लगाया गया बल है। और इधर जो देख रहे हैं जो छोटा f है, स्मॉल f है, ये जो स्मॉल f है ये क्या है? ये घर्षण बल को डिनोट करता है, घर्षण बल को सूचित करता है। तो देखिए यहाँ डिफिनेशन क्या था कि जब कोई बल किसी दूसरी वस्तु की सतह पर अवस्थित वस्तु को गति प्रदान करने के लिए लगाई जाती है तो उस बल की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ लगाई गई बल हो गया कैपिटल F, और इस बल के विपरीत दिशा में ये देखिए, ये इस बल की दिशा इधर है तो घर्षण बल की दिशा इधर है, उसके अपोजिट है। तो ये जो छोटा f आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग घर्षण बल कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? घर्षण बल कार्य किया। तो ये हो गया घर्षण बल का परिभाषा कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। अब चलिए हम लोग घर्षण बल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं। आप देखिए मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर 3 बिंदु हैं, 3 पॉइंट है। सबसे जो पहला पॉइंट है वह है कि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस दिशा में वस्तु गति करेगी घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप देखिए कि घर्षण बल हमेशा आरोपित बल का विरोध करती है।
जिस बल को लगाया जाए वह उसका अपोज करेगी, विरोध करेगी। और तीसरी बात क्या है, घर्षण बल हमेशा दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह के बीच समांतर कार्य करता है। चलिए उसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, वस्तु था, और इसके ऊपर ये एक दूसरी वस्तु है ना, और इधर हम लोग क्या किए, कोई बल लगाते हैं F, है ना। तो इस दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बल जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में इधर कार्य करेगा, और ये जो घर्षण बल है यह इसके गति का विरोध करेगा और लगाए गए बल का भी विरोध करेगा। और घर्षण बल कार्य कहाँ करेगा, तो जहाँ पर दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आ रही है, अगर एक वस्तु नीचे है एक वस्तु ऊपर है तो दोनों वस्तु का संपर्क सतह होगा ही। तो जिस जगह पर दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आ रही है उसी जगह पर घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि आखिर घर्षण लगता क्यों है, क्या कारण है घर्षण लगने का। तो देखिए दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं जिनको हम देखते हैं, तो जो भी वस्तुएं जैसी हमें दिखती हैं वास्तव में वो उस तरह से होती नहीं है, कुछ और ही उसमें बात होती है। देखिए आप देख सकते हैं अभी अभी हम लोगों ने इस डायग्राम को देखा था। इसमें क्या था, कैपिटल F अप्लाइड फोर्स था, लगाया गया बल था, और स्मॉल f ये जो था ये घर्षण बल था। ठीक है, कि लगाए गए बल के विपरीत दिशा में। यहाँ पर दो वस्तु थी, एक ऊपर में आप देख सकते हैं नीली रंग की और नीचे में एक है ऑरेंज कलर की। तो ये वस्तुएं जैसा हमें दिख रही है, अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसका सरफेस हमें इस तरह से नहीं दिखेंगी, ये उबड़ खाबड़ दिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ऑरेंज कलर का है वह लगभग इस तरह से हो जाएगा, और ये जो ब्लू कलर की है उसका निचला, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एक ही सरफेस को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। ये हो गया इसका अपर सरफेस, ये हो गया इसका लोअर सरफेस, है ना। अब जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो देखिए इस तरह से जाकर के वहाँ फंस जाता है। तो दोनों का जो ये उबड़ खाबड़ जगह था, जो उबड़ खाबड़ है, तो दोनों का जो ये जो खांच बना हुआ है, जो रफ सरफेस बना हुआ है, वे दोनों जाकर के एक दूसरे को इस तरह से जकड़ लेते हैं। अब अगर हमें इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को खींचना हो तो यह अब क्या होगा, ये दोनों तो आपस में यहाँ जकड़े हुए हैं, तो उसको खींचने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये जो रुकावट पैदा करेगा, ये जो गति को अवरोध पैदा करेगा, यही हमारा है घर्षण, और इसी के कारण घर्षण उत्पन्न होता है। तो अगर हम कहना चाहेंगे एक लाइन में कि घर्षण बल उत्पन्न क्यों होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है, यानी कि उस पर कोई बल लगाया जाता है गति करवाने के लिए, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह के बीच के अणु आपस में एक दूसरे से फंस जाते हैं, जिसके कारण घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, तो कहीं पर घर्षण ज़्यादा होता है, कहीं पर घर्षण कम होता है। तो आखिर घर्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं वस्तु का भार। तो घर्षण को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वह है वस्तु का भार, और दूसरा कारक क्या है, दूसरा कारक है वस्तु एवं सतह के संपर्क वाली सतह की प्रकृति। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो देखिए दो पॉइंट हुआ, दो बिंदु हुआ, क्या हुआ कि घर्षण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है वस्तु का भार, और दूसरा कारक है वस्तु और सतह के संपर्क वाली सतह की प्रकृति। अब चलिए हम लोग दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वस्तु का भार। वस्तु का भार घर्षण को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 सरफेस है। नाम देते हैं सरफेस ए, सरफेस बी, सरफेस सी और सरफेस डी। ठीक है, अब देखिए ए सरफेस में एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक वस्तु लेते हैं, और मान लेते हैं इसका द्रव्यमान है 2 kg। ठीक है, और दूसरा सरफेस पर सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को लिए हैं लेकिन उसका पोजीशन अलग है। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है दोनों सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल सेम है। ए सरफेस पर जो रखी हुई ऑब्जेक्ट है उसका वजन है, मतलब उसका द्रव्यमान है 2 kg। यहाँ पर हम लोग भार और द्रव्यमान के बीच के डिफरेंस पर चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ हम एक मोटा मोटी लगभग रफ आइडिया लेंगे कि जो उसका द्रव्यमान है वही उसका भार है। ठीक है, तो इसका हम लोग बात करते हैं भार कितना है, 2 kg है। हालांकि भार का फॉर्मूला टोटली अलग होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका 2 kg द्रव्यमान है और इसका भी 2 kg ही द्रव्यमान है, लेकिन इसमें क्या है, इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया जो संपर्क में है वो ज़्यादा है। तो दोनों ही परिस्थिति में
जो घर्षण बल लगेगा, घर्षण बल यहाँ पर लगेगा, वह क्या होगा, समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि दोनों वस्तु का भार समान है। अब देखिए एक और चीज कि अगर हम एक दूसरा वस्तु लेते हैं, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान है 5 kg और हमने इसे एक बार वर्टिकल रखा है और उसी वस्तु को हम लोगों ने एक बार इस तरह से रख दिया। सेम वही वस्तु है, 5 kg द्रव्यमान, 5 kg द्रव्यमान। इस परिस्थिति में भी दोनों वस्तुओं और उसके जो संपर्क सतह के बीच का जो घर्षण है उसमें क्या होगा, घर्षण बल समान होगा। मतलब ये 5 kg की वस्तु है और यह भी 5 kg की वस्तु है, दोनों को हम किसी भी तरह से रखें घर्षण बल समान होगा। और ऊपर में ये 2 kg की वस्तु थी, यह भी 2 kg की वस्तु थी, दोनों को हम किसी तरह रखें घर्षण बल समान होगा। परंतु ये जो ऊपर की 2 kg वाली वस्तु है और नीचे 5 kg वाली वस्तु है, इन दोनों के बीच जो लगने वाला घर्षण है वो अलग अलग होगा। 5 kg वाली वस्तु के घर्षण, 5 kg वाली जो वस्तु रखी हुई है वहाँ घर्षण ज़्यादा होगा और 2 kg वाली जो वस्तु है वहाँ घर्षण कम होगा। मतलब घर्षण बल या घर्षण वस्तु के भार पर निर्भर करती है। भार जितना ज़्यादा होगा घर्षण उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं घर्षण को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक पर। तो घर्षण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है वस्तु एवं सतह के संपर्क वाली सतह की प्रकृति। प्रकृति का मतलब हुआ वह किस मटेरियल से बना है, किस पदार्थ से वह बना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको भी एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सरफेस है, ठीक है ना, और तीनों सरफेस में क्या है, एक एक बॉल को लिया गया है। अभी जो बॉल का स्थिति है वह कहाँ पर है, मान लेते हैं ये A है, ये P है और ये X है। ठीक है, तो फर्स्ट बॉल का पोजीशन A पर है, सेकंड बॉल का पोजीशन P पर है और थर्ड बॉल का पोजीशन X पर है। लेकिन क्या है कि इन तीनों का सरफेस अलग अलग टाइप से है। ये जो फर्स्ट सरफेस है A सरफेस, उसको हम लोग नॉर्मल छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और सेकंड वाला जो है उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बालू रख देते हैं, रेत रख देते हैं। ठीक है, और जो तीसरी सरफेस है उसको बहुत स्मूथ कर देते हैं, एकदम प्लेन। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट सरफेस को जैसे का वैसे छोड़ दिया। ये क्या है, सामान्य सरफेस है। दूसरे सरफेस पर हम लोगों ने क्या रख दिया, थोड़ी सी रेत रख दी। और तीसरे सरफेस को हम लोगों ने काफी चिकना कर दिया, काफी चिकना कर दिया, प्लेन कर दिया, स्मूथ कर दिया। अब क्या करते हैं हम इसको अब क्या करते हैं, फर्स्ट सरफेस से हम लोग गेंद को थोड़ी सी लुढ़काते हैं। अब देखिए ये कुछ दूर आ गई, कहाँ से कहाँ तक आ गई, पहले A पर थी, मान लेते हैं अब यह आ गई B पर। दूसरी जो सरफेस है उस पर भी हम लोगों ने गेंद को लुढ़काया, अब P से सपोज करिए वो आ गई Q पर। और जो तीसरी सरफेस है वहाँ भी हम लोगों ने गेंद को लुढ़काया, वो आ गई X से Y पर। ध्यान दीजिए कि पहले गेंद जो थी वह A पर थी फर्स्ट में, सेकेंड में P पर थी, थर्ड में X पर थी, और उसमें गेंद का कुछ दूरी वह तय की। तो दूरी क्या तय की, तो फर्स्ट में देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, सेकेंड में बहुत कम दूरी तय की, थर्ड में देखिए बहुत ज़्यादा दूरी तय की। तो गेंद भी वही है, लेकिन तीनों ही स्थितियों में जो सतह है वह सामान्य रूप से वो समान नहीं है। पहली वाली सतह सामान्य है, मतलब उसमें कुछ भी अवरोध नहीं है, लेकिन कोई चिकना भी नहीं है। दूसरी सतह में रेत रख दिया गया था, जिसके चलते बहुत कम दूरी तय की वो गेंद, मतलब वहाँ रुकावट बहुत ज़्यादा हुआ। तीसरे सरफेस को चिकना कर दिया गया था तो गेंद बहुत दूर तक चली गई। इसका मतलब हुआ कि जिसमें गेंद ज़्यादा दूर तक गई उसमें घर्षण कम लगा होगा, और जिसमें गेंद कम दूरी तक गई उसमें घर्षण ज़्यादा लगा होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा घर्षण हुआ तो ज़्यादा रुकावट हुआ तो कम दूरी तय की। इसमें क्या हुआ, थर्ड पोजीशन में, तीसरी स्थिति में क्या हुआ कि इसमें ज़्यादा दूरी तय की, इसका मतलब उसमें घर्षण कम लगा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि सतह की जो प्रकृति होती है उस पर भी घर्षण निर्भर करता है। सतह की प्रकृति जितनी स्मूथ होगी, जितनी प्लेन होगी, जितना चिकना होगा, घर्षण उतना ही कम लगेगा।
इसीलिए क्या होता है कि जब कभी हम लोग पुराने चप्पल को पहनते हैं तो कभी कभी हम लोग समतल सतह पर स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि पुराना चप्पल घिस चुका होता है और सतह भी प्लेन रहती है। तो दोनों के बीच जब घर्षण लगता है तो वहाँ घर्षण बहुत कम लगता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं। ऐसा ही होता है अगर तेल लगे हुए चिकनी सतह पर चलने का प्रयास करते हैं या साबुन लगे हुए चिकनी सतह पर चलने का प्रयास करते हैं तो वहाँ भी घर्षण बहुत कम होता है और वहाँ पर हम क्या करते हैं, फिसल जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में आखिर क्या लाभ है ना। घर्षण लाभदायक है, तो घर्षण लाभदायक किस प्रकार से है और उसकी कौन कौन से लाभ हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट मेरे स्क्रीन पर, घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक होती है। मतलब अगर घर्षण नहीं हो तो हम नहीं चल पाएंगे, हम स्लिप कर जाएंगे, गिर जाएंगे। घर्षण ही है जिसके कारण हम बिना स्लिप किए आसानी से सतह पर, जमीन पर, कहीं पर भी चल पाते हैं। तो घर्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना हम आसानी से चल नहीं सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात कि सभी तरह के वाहन घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले नियंत्रण में रहते हैं। अब देखिए आप मोटरसाइकिल हो, कार हो, जो भी गाड़ी हो, जो भी वाहन हो, अगर उसके चक्कों और सरफेस के बीच घर्षण नहीं होगा तो वह मोटरसाइकिल, वह कार, वह गाड़ी अच्छी तरह से सड़क पर नहीं चल पाएगी और वो स्लिप कर सकती है, फिसल सकती है। तो घर्षण के कारण ही क्या होता है, वह नियंत्रण में रहती है, कंट्रोल में रहती है। देखिए तीसरा पॉइंट, घर्षण बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ पाते हैं। अभी देखिए मेरे हाथ में अगर ये पेन है और इसको हम पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब घर्षण के कारण ही हम इसको पकड़ पा रहे हैं। अगर घर्षण नहीं होता तो हम इसको नहीं पकड़ सकते, स्लिप कर जाता, हाथ से छूट जाती वो। उसी तरह से देखिए चौथा पॉइंट, घर्षण बल के कारण ही हम चौक से ब्लैक बोर्ड पर या पेन से कॉपी पर लिख पाते हैं। आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा कि जब आपके शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते होंगे तो कभी कभी चौक स्लिप कर जाती होगी और चर्र से ऐसी आवाज़ करती होगी। क्या आपने कभी सुना है? तो देखिए उस समय क्या होता है, कभी कभी ब्लैक बोर्ड काफ़ी चिकना हो जाता है या चौक भी काफ़ी चिकना होता है, तो वहाँ पर अच्छी तरह से लिखावट संभव नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम लोग पेन से प्लास्टिक के पेपर पर लिखने का प्रयास करें तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो इतना स्मूथ होता है, इतना चिकना होता है कि वहाँ चलेगा ही नहीं, पेन वो स्लिप करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वही जब रुखड़े पेज पर हम लिखने का प्रयास करेंगे तो आसानी से हम वहाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि घर्षण के कारण ही हम चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं या फिर पेन से कॉपी पर लिख पाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, घर्षण के कारण ही माचिस की तीली में आग पकड़ती है। आप सभी ने अपने जीवन में माचिस की तीली जरूर जलाई होगी। तो माचिस की तीली को जब हम लोग माचिस के सरफेस से रगड़ते हैं तो वहाँ घर्षण होता है और घर्षण के कारण ही उस तीली में आग पकड़ना संभव है। अगर घर्षण नहीं हो तो तीली आग नहीं पकड़ सकती है। उसके बाद देखिए घर्षण के बिना हम धागों में गांठ नहीं बांध पाएंगे। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि जब कभी सिलाई की जाती है कपड़ों से तो उसमें एक धागा में गांठ लगाया जाता है, या अन्य कभी किसी समय भी हम लोग किसी वस्तु को जब बांधना होता है तो हम धागा में गांठ लगाते हैं। लेकिन यदि घर्षण नहीं हो तो गांठ लगाना भी संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो स्लिप कर जाएगी। घर्षण के बिना किसी भी तरह के भवन का निर्माण नहीं हो सकता है, वो टिकेगी नहीं, वो रुकेगी नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ऐसी स्थितियां हैं जहां घर्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना वह कार्य संभव नहीं हो सकता है। इसलिए घर्षण हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है ना। घर्षण हमारे लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि घर्षण के 2 लाभ बताएं, घर्षण के 3 लाभ बताएं, या घर्षण से कौन कौन से लाभ हैं, तो हम आसानी से इस तरह से पॉइंट को बना करके लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एक तरफ तो हम लोगों ने ये जान लिया कि घर्षण हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन क्या घर्षण हमारे लिए हानिकारक भी है? देखते हैं, ठीक है। तो घर्षण से देखिए कुछ कुछ हानि भी होती है। आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। बहुत सारी वस्तुएं घर्षण के कारण घिस जाती है। जैसे हम नया नया चप्पल खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका जो सोल होता है, तल होता है, वो घिस जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारे मशीन के कलपुर्जे भी होते हैं जो घर्षण के कारण घिस जाते हैं। तो ये सब क्या है, घर्षण से होने वाली हानियां है कि जितने भी तरह के सरफेस होते हैं घर्षण के कारण वो घिसते हैं। तो घिसना हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए आर्थिक हानि है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारे लिए हानिकारक है। आप स्क्रीन पर देखिए कि घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, जैसे बॉल बेयरिंग या जूते के सोल, गाड़ियों के टायर इत्यादि घर्षण के कारण ही क्या होते हैं, घिस जाते हैं। और देखिए दूसरी बात क्या है कि जब किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है तो घर्षण के कारण
कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। तो ये जो ऊष्मा उत्पन्न हुई ये कहाँ से उत्पन्न हुई, जो हमने कार्य किया, जो हमने ऊर्जा लगाया, उसी ऊर्जा का एक हिस्सा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है, मतलब उसका जो इफिशियंसी है, दक्षता है उस मशीन का, उस डिवाइस का, उस यंत्र का, वो कम हो जाती है घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होता तो वो ऊष्मा जो बेकार बर्बाद हो रही थी वो बर्बाद नहीं होती, उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो जाता है ना। तो ये सब क्या है, घर्षण का हानि है। तो इसलिए घर्षण हमारे लिए हानिकारक है। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक तरफ घर्षण हमारे लिए लाभदायक था, अभी देख रहे हैं हम लोग कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक है। तो वास्तव में घर्षण है क्या, लाभदायक या हानिकारक? चलिए हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए आखिर घर्षण हानिकारक है या लाभदायक, है ना। तो अगर हम लोग निष्कर्ष रूप में कहना चाहते हैं तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि घर्षण जहां हानिकारक है वहीं घर्षण लाभदायक भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि घर्षण हानिकारक तो है परंतु अनिवार्य भी है, यह एसेंशियल है, मतलब इसके बिना हम कार्य नहीं कर सकते हैं। तो घर्षण लाभदायक भी है, घर्षण हानिकारक भी है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि घर्षण एक तरफ जहां हमारे लिए लाभदायक है वहीं दूसरी तरफ ये हमारे लिए हानिकारक भी है। तो हम कह सकते हैं फाइनली कि घर्षण हानिकारक तो है परंतु यह अनिवार्य भी है। अब चलिए हम लोग देखते हैं घर्षण के मुख्य कौन कौन से प्रकार होते हैं। घर्षण के प्रकार, है ना। तो देखिए घर्षण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थितिज घर्षण। घर्षण का एक प्रकार है स्थितिज घर्षण और दूसरा हमारा होता है गतिज घर्षण। अब समझते हैं कि ये स्थितिज घर्षण क्या है और ये गतिज घर्षण क्या है। तो देखिए आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक सरफेस बनाया और उस पर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। और इस दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने एक फोर्स लगा करके खींचने का प्रयास किया। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के खींचने का प्रयास करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये ऑब्जेक्ट गति नहीं कर रही है तो इसका मतलब उस समय यह ऑब्जेक्ट जो है, यह वस्तु जो है वह कैसा है, स्थिर है। तो इस समय इसके सरफेस के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं स्थितिज घर्षण। डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर होती है और उस पर कोई बल लगाया जाता है परंतु वह वस्तु स्थिर रहती है तो उस समय उसके सरफेस के बीच जो लगने वाला घर्षण है उसे हम लोग कहते हैं स्थितिज घर्षण। और देखिए स्थितिज घर्षण का ही एक विशेष रूप है, एक विशेष स्थिति है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या है कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और वह वस्तु गति करने को हो जाती है, मतलब वह स्थिर नहीं है और गति भी नहीं है, अब जस्ट उसमें अगर थोड़ा सा और बल लगाते हैं तो वह गति करने लगती है। तो उस समय जो घर्षण बल लगता है उसे हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन। डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर होती है और उस पर बल लगाते हैं और वस्तु गति करने को होती है उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण और अंग्रेजी में कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए गतिज घर्षण और सीमांत घर्षण जब हम बात करते हैं तो सीमांत घर्षण का जो मान होता है वह गतिज घर्षण के मान से थोड़ा सा ज्यादा होता है। सीमांत घर्षण ज्यादा होगा, गतिज घर्षण थोड़ा सा कम होगा। तो गतिज घर्षण का जो मान होता है वह सीमांत घर्षण के मान से कम होता है। अब देखिए बोलेंगे ये गतिज घर्षण क्या होता है। तो देखिए शुरू में बल लगाया गया था, यह वस्तु स्थिर थी, उस समय स्थितिज घर्षण काम किया। फिर यह वस्तु गति करने को हो गई, उस समय सीमांत घर्षण काम किया। उसके बाद अगर और फोर्स को हम लोग बढ़ाते हैं तो यह वस्तु गति करने लगती है, यह वस्तु गति करने लगती है। तो जिस समय वस्तु गति करने लगती है उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं गतिज घर्षण। मतलब जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो गति के द्रव्यमान जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं गतिज घर्षण, ठीक है। अब जब गति करेगी तो गति किस तरह से हो सकता है कि वह स्लाइडिंग करके जाए या रोलिंग करके जाए, मतलब या तो फिसल के जाए या तो लुढ़क के जाए, है ना। तो इसलिए गतिज घर्षण के दो प्रकार होते हैं, एक सर्पी घर्षण, एक लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है, फिसलती है
उस समय जो घर्षण बल कार्य करेगा उसे हम लोग कहेंगे सर्पी घर्षण। और अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कते हुए गति करती है तो उस समय जो घर्षण काम करेगा उसको हम लोग कहेंगे लोटनिक घर्षण। ठीक है, जैसे देखिए अगर ये एक सरफेस है और यहाँ हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और इस पर हम लोगों ने फोर्स लगा करके इसे हम लोग खींचने का प्रयास करते हैं, तो ये तो स्लाइडिंग करती हुई जाएगी, स्लिप करती हुई जाएगी, सरकते हुई जाएगी यहाँ पर। तो इस समय जो घर्षण बल कार्य करेगा उसको हम लोग कहेंगे सर्पी घर्षण। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरा सरफेस लेते हैं और इस पर हम लोगों ने एक इस तरह के वस्तु को रख दिया जो कि सिलेंडर के शेप में हो, बेलन के शेप में हो या फिर स्फीयर के शेप में हो, गोला के शेप में हो, और उस समय अगर ये गति करना चाहे, इसको हम बल लगाएंगे इधर, तो गति कैसे करेगी? वो तो लुढ़कते हुए जाएगी, ये तो लुढ़कते हुए आगे बढ़ेगी इस तरह से। तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कते हुए आगे बढ़ती है, लुढ़कते हुए गति करती है, तो उस समय जो घर्षण काम करता है उसको हम लोग कहते हैं लोटनिक घर्षण। और यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु के सतह पर स्लाइडिंग करती है, स्लाइडिंग का मतलब फिसलते हुए जाती है, संपर्क में रहते हुए वो सरकते हुए जाती है, तो उसको हम लोग कहेंगे सर्पी घर्षण। और याद रखेंगे कि लोटनिक घर्षण का जो मान होता है वह सर्पी घर्षण के मान से हमेशा कम होता है। अगर दोनों वस्तु का द्रव्यमान समान हो, 2 kg का एक घन लेते हैं और 2 kg का एक सिलेंडर लेते हैं और दोनों को अगर लुढ़काया जाए तो सिलेंडर ज़्यादा दूर जाएगी क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल बहुत कम लगेगा। तो लोटनिक घर्षण का मान जो होगा वो सर्पी घर्षण के मान से कम होगा, है ना। उसी तरह से गतिज घर्षण का जो मान होगा वो सीमांत घर्षण के मान से कम होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मुख्य रूप से कि घर्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो घर्षण के मुख्य प्रकार कितने हो गए? पहला स्थितिज, दूसरा गतिज। स्थितिज का एक विशेष स्थिति हो गया सीमांत घर्षण, और गतिज घर्षण के 2 प्रकार हुए, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट करें, मैं जितनी जल्दी हो सके उत्तर देने का प्रयास जरूर करूँगा। अब हम लोग देखते हैं आगे कि जब घर्षण बल कार्य करता है तो कहीं पर घर्षण हमारे लिए लाभदायक है और कहीं पर हमारे लिए घर्षण हानिकारक है। तो इसका मतलब हमें घर्षण को कंट्रोल करना भी आना चाहिए कि कहाँ पर हमें घर्षण को बढ़ाना है और कहाँ पर हमें घर्षण को कम करना है, रिड्यूस करना है। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले घर्षण को कम करने के उपाय। कौन सा ऐसा हम काम कर सकते हैं जिससे हमारा घर्षण बल कम लगे, घर्षण कम हो। तो देखिए आप मेरे स्क्रीन पर, तो स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। अब बोलेंगे स्नेहक क्या होता है? स्नेहक का मतलब होता है लुब्रिकेंट, है ना। लुब्रिकेंट क्या होता है? देखे होंगे आप लोगों ने अक्सर मशीन के पार्ट पुर्जे पर तेल या ग्रीस डाला जाता है। तो तेल या ग्रीस डालने से होता क्या है, उसके अंदर का जो पार्ट पुर्जा है वह काफ़ी स्मूथ गति करता है, मतलब तेल या ग्रीस डालने से वह जो घर्षण लग रहा था वो काफ़ी कम हो गया। तो स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को कम कर सकते हैं। सिलाई मशीन में तेल डालते हुए आपने देखा होगा, या साइकिल के चेन में आपने तेल डालते हुए देखा होगा, साइकिल के हैंडल या मोटरसाइकिल के हैंडल पर ग्रीस लगा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग रोलर बॉल का उपयोग करके भी घर्षण को कम कर सकते हैं। आप कहेंगे ये रोलर बॉल क्या होता है? देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, रोलर बॉल इस तरह से होता है ये, और इसमें गोलियां लगी होती है। तो जब कोई वस्तु गति करता है तो उस गोली में गोली होने के कारण वहाँ घर्षण कम उत्पन्न होता है ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट कि गतिशील वस्तु की आकृति को एक विशेष आकार का बना करके भी घर्षण को कम कर सकते हैं। तो जितनी भी गतिशील वस्तुएं होती है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जितने भी लड़ाकू विमान होते हैं उनका शेप लगभग इस तरह से होता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ पर ये जो शेप बना हुआ है आप देख सकते हैं इस जगह पर, तो ये हवा का प्रतिरोध हो या जो भी हो वो तो इसमें कम लगेगा। तो इस तरह की आकृति बना करके भी हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में अंत में देखेंगे। और भी कई ऐसी वस्तुएं हो सकती है जिसको एक विशेष आकार देने पर, विशेष शेप देने पर वहाँ घर्षण बल कम लगता है। अब देखिए हम लोगों ने ये तो जान लिया कि घर्षण को कम कैसे करते हैं। अब चलिए हम लोग यह भी देख लेते हैं कि घर्षण को अगर कहीं बढ़ाना हो, ज़्यादा करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो घर्षण को बढ़ाने के उपाय, तो देखिए सतह को खुरदुरा बनाकर घर्षण को
बढ़ाया जा सकता है। जहाँ कहीं भी हमें घर्षण को बढ़ाना है, हम वहाँ क्या करेंगे, उसके सरफेस को जितना ज़्यादा रफ रखेंगे, जितना खुरदुरा रखेंगे, वहाँ घर्षण उतना ही ज़्यादा कार्य करेगा, है ना। जैसे आप देखिए, टायरों की सतह को खांचेदार बनाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। सॉरी, यहाँ पर क्या ये नहीं होगा, है ना, बढ़ाया जा सकता है। अब बोलेंगे टायरों के सतह को खांचेदार का मतलब क्या हुआ। आप देखिए मेरे स्क्रीन पर, ये एक ट्रैक्टर का टायर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डिजाइन बना हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं खांचा, है ना। तो आखिर इसको हम ऐसा क्यों बनाएं? ऐसा बनाने के पीछे बहुत सारा कारण है। तो उसमें से एक कारण है कि ऐसा करने से घर्षण को हम बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा खांचा बना हुआ रहेगा, घर्षण उतना ज़्यादा काम करेगा। और जैसे जैसे टायर पुराना हो जाएगा, इसका जो सरफेस है ये प्लेन होते जाएगा, वैसे वैसे घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग घर्षण को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है वो हमारा है तरल घर्षण। अब बोलेंगे तरल घर्षण क्या होता है, तो तरल घर्षण जानने से पहले हम लोग जानेंगे तरल के बारे में। देखिए, विज्ञान में गैसों और द्रवों को एक ही नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं तरल या फ्लूइड, है ना। जितनी भी तरह की चीज़ें हैं जो बहती हैं, जो बह सकती हैं, उन सभी को हम लोग तरल कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें बहने की क्षमता हो या जो बह सके, उसे तरल कहते हैं। जैसे हवा तरल है, पानी तरल है, पेट्रोल तरल है, डीजल तरल है। जितनी सारी चीज़ें जिसमें बहने की क्षमता हो, जो बहती है, उन सभी को हम लोग तरल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं वह ठोस, द्रव और गैस, तीन तरह के हम लोग जानते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं उसको हम लोग ठोस, द्रव और गैस, तीन भाग में बांटते हैं। तो द्रव और गैस को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। द्रव और गैस को सम्मिलित रूप से हम लोग तरल कहते हैं। मतलब तरल में द्रव भी आता है और गैस भी आता है। तो अब देखिए, किसी तरल पदार्थ पर लगने वाला जो घर्षण बल होगा वह सतहों के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। सतहों के सापेक्ष गति का मतलब क्या हुआ कि उस तरल में जितने भी सतहें हैं, उन सभी सतहों के सापेक्षिक गति जो होगा उस पर वह घर्षण निर्भर करेगा, जिसके बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, तरल के बीच जो घर्षण होता है उसको हम लोग एक विशेष नाम से पुकारते हैं, जिसको हम लोग श्यानता भी कहते हैं, है ना, श्यानता या विस्कोसिटी। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस से बाहर का चीज़ है। उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तरल के बीच लगने वाला घर्षण उसको हम लोग कहते हैं तरल घर्षण। और तरल घर्षण जो होता है वह सतहों के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि घर्षण बल जो है वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वहाँ पर कैसा तरल है। अगर पानी है और हम बात करते हैं, अगर हम दो तरल लेते हैं, एक पानी और एक लेते हैं हम हनी यानी कि मधु, और दोनों में अगर हम लोग सेम टाइप की वस्तु को गति करवाना चाहते हैं तो दोनों में घर्षण समान लगेगा? नहीं लगेगा। जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वहाँ घर्षण उतना ज़्यादा लगेगा, और जो जितना कम गाढ़ा होगा वहाँ उतना कम घर्षण कार्य करेगा। चलिए हम लोग कुछ फिगर को देखते हैं, कुछ चित्र को देखते हैं। आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, यहाँ 4 चित्र हैं। चारों चित्र को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक चीज़ सभी में समानता पाएंगे कि सबका जो आकृति है वह धारा रेखीय है। धारा रेखीय आकृति क्या होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, है ना। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पर भी देखिए, ये जो जहाज बना हुआ है ना, एरोप्लेन है, उसकी आकृति इस तरह से है। ये जो पक्षी है, बर्ड है, उसकी भी आकृति देखिए यहाँ पर इस तरह से है। यहाँ जो मछली है वह भी देखिए ऐसे है, और पानी का जहाज है वह भी ऐसे है। सभी की आकृति में एक समानता क्या है, सभी धारा रेखीय है। और इस तरह का जो शेप है, इसके चलते क्या होता है, घर्षण बहुत कम लगता है। देखिए यहाँ पर ऐसे है, यहाँ भी देखिए इस टाइप से मिलेगा, यहाँ भी देखिए इस टाइप से है, यहाँ भी इसका शेप इस तरह से है, और यहाँ एरोप्लेन का भी शेप इस तरह से है। तो सभी के शेप में, सभी का जो आकृति है उसमें एक समानता है कि सभी धारा रेखीय है। तो इस तरह के आकृति को बना करके भी घर्षण को कम कर सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। और अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अगली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।